नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विमल सिंह। बालाजी स्टडी अड्डा में आपका स्वागत है। सीटेट 31 जनवरी 2021 को जो आपका पेपर प्रस्तावित है उसके लिए प्रैक्टिस हम आपको प्रश्न करा रहे हैं। तो इससे पहले हमने पर्यावरण अध्ययन के 15 प्रश्न देखे थे। साइड बाय बटन में पिछला वाला वीडियो मिल जाएगा। आज हम देखेंगे वही बाकी बचे जो है वो 15 प्रश्न। तो 76 से हम शुरू करते हैं और प्लेलिस्ट में जाकर इससे पहले के सभी प्रैक्टिस सेट आप देख सकते हैं। एनसीईआरटी का भी कोर्स हम करा चुके हैं, वो भी आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। प्रश्न आपका देखते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्श को लीपा जाता है और उन्हें पूछा गया है ऐसा क्यों किया जाता है। कीटों को दूर रखने के लिए किया जाता है, चिकना और साफ बनाने के लिए किया जाता है, खुरदुरा बनाकर घर्षण बढ़ाने के लिए किया जाता है, या फिर फर्श जो है उसको प्राकृतिक रंग देने के लिए किया जाता है। तो इस प्रकार से चार ऑप्शन है, बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो इसके बारे में आपका एनसीईआरटी में दिया गया है। तो आपका बी वाला ऑप्शन बिल्कुल, तो ये वाला आंसर यहाँ पर देखिए बी ऑप्शन दे रखा है कि यहाँ लिखा है कि गाय के गोबर से झोपड़ी की फर्श और दीवारों को इसलिए लीपा जाता है ताकि वो साफ और चिकना रहे, जो कि आपका बिल्कुल बिल्कुल गलत है। क्यों बी ऑप्शन नहीं सही होगा, ए वाला ऑप्शन सही होगा। कीट जो है उनको दूर रखने के लिए आपका जो है ऐसा किया जाता है। ये आपका एनसीईआरटी में दिया भी जो है वो गया है। तो कई बार देखिए इस प्रकार से इनमें भी छापने में भी मिस्टेक हो जाती है। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न 77 प्रश्न कह रहा है कि एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो जिस प्रक्रिया से ये किया जा सकता है वो इनमें से क्या कहलाती है, ये आपको बताना है। बहुत ही बढ़िया प्रश्न है। चार ऑप्शन है, बताना है आपको। हस्त चयन से वो करेगा। हस्त चयन का मतलब ये थोड़ा नहीं कि आप वो एक एक बैठ के अलग करेगा। तो पहला ऑप्शन तो आपका ऐसे ही कट जाएगा। दूसरा कह रहा है थ्रेसिंग के जरिए करेगा, अब आप हो सकता है। तीसरा कह रहा है निष्पावन। चौथा कह रहा है फसल की कटाई। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा। तो आपका आंसर जो बी वाला है थ्रेसिंग, ये जो है वो बिल्कुल सही हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा कि किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, तो ये जो प्रक्रिया होती है वो आपकी थ्रेसिंग कहलाती है। और नॉर्मल जो गांव से बिलोंग करते हैं उन्होंने ये चीज होते हुए भी देखी है, खुद भी की हो सकती है। तो चलिए देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। अगला प्रश्न आपका 78 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन की जो पाठ्य पुस्तक है उसमें पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं है, बताना है आपको। तो क्यों पहेलियां शामिल करने का इसमें मेन रीजन हो सकता है ऐसा नहीं पूछा गया, यानी कि कौन सा उद्देश्य नहीं है इनमें से। पहला कह रहा है कि सृजनात्मक चिंतन की योग्यता और उत्सुकता का विकास करना। तो आप क्या कहेंगे कि कहीं ना कहीं ये तो कारण होता है, तो पहला ऑप्शन तो नहीं आप में नहीं रखेंगे। दूसरा कह रहा है कि बच्चों में आलोचनात्मक चिंतन शक्ति विकसित करना। तो ये भी आपका पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का उद्देश्य होता है। तो ए ऑप्शन भी सही नहीं होगा, बी ऑप्शन भी सही नहीं होगा, क्योंकि ये आपसे नहीं पूछा गया है। सी कह रहा है बच्चों में तर्कना शक्ति का विकास करना। तो ये भी उद्देश्य होता है। बचा डी, यही आपका सही होगा। क्या कि बच्चे जो हैं उनके मस्तिष्क को भ्रमित करना, ऐसा उद्देश्य नहीं होता है और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। तो यही आपका उद्देश्य नहीं है। डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 79 की तरफ। 79 प्रश्न है आपका कि पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उनको महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, यह आपका प्रश्न है। और आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में कौन सा सही होगा। उसकी ऊर्जा बचाने में, क्योंकि बच्चे बातचीत करना पसंद करते हैं, या फिर बच्चों के विशिष्ट अनुभवों को जानने में, या फिर बच्चों की भाषा और संप्रेषण जो कुशलता है उनको सुधारने और परिमार्जित करने में, या फिर आपका विमर्श जो है उसको बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा। तो चलिए बात करते हैं ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो आप क्या कहेंगे कि पर्यावरण अध्ययन की जो कक्षा है उसमें बच्चों के व्यक्तिगत जो अनुभव होते हैं उनको महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है, क्योंकि विमर्श जो है उसको बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। तो ये वाला डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। देखते हैं हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न आपका कह रहा है अगला 80 कि बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो ईंधन होते हैं उनसे परिचित कराने के लिए एक शिक्षक जो है वो क्या करेगा। चार ऑप्शन है, खुद पर रखकर देखिए, सोचिए इनमें से कौन सा होगा। पहला कह रहा है ऑप्शन कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन जो है उनके प्रकार पर या प्रकारों जो है उन पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। दूसरा कह रहा है ऑप्शन चार्ट पर ईंधन जो है उनके चित्र प्रदर्शित कर सकता है।
तीसरा ऑप्शन कह रहा है बच्चों से विभिन्न प्रकार के जो ईंधन है उनकी सूची बनाने के लिए कह सकता है, और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि कक्षा में कुछ ईंधन जो है उनके नमूने दिखा सकता है। तो आपको बताना है इन चारों ऑप्शन में सबसे बेहतर कौन सा सही होगा। यदि आप बच्चों को विभिन्न प्रकार के जो ईंधन है वो पढ़ाना चाह रहे हैं तो आप यदि शिक्षक होते तो क्या इनमें से तरीका अपनाते। चलिए बात करते हैं फिर आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा जो है वो सही होगा। तो देखिए जो सबसे बेहतर तरीका होगा वो होगा पहला वाला, कि एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले जो संभावित ईंधन है उसके प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा किया जा सकता है। जब कोई चीज आप उनसे परिचित कराना चाह रहे हैं तो उनको अगर वही चीज दिखा दें, वो चीज वो खुद उपयोग कर ले तो और ज्यादा अच्छे तरीके से वो चीजों को सीख जाते हैं। तो ये पहला वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। तो ए वाला आपका ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न 81 है आपका, कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में से इनमें से कौन सा जो है वो शामिल है, ये आपको जो है वो बताना है। पहला कह रहा है स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि ड्राइंग और पेंटिंग में विलक्षण कुशलता। तीसरा ऑप्शन है कि ग्लोब पर स्थिति दर्शाने के लिए स्केच और गणनाओं का उपयोग करने की योग्यता। और चौथा कह रहा है अभिव्यक्तात्मक योग्यताओं को बाहर निकालने के लिए विलक्षण संप्रेषण कौशल। तो इस प्रकार से बताना है इन चारों ऑप्शन में से कि मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल इनमें से कौन सा होगा। तो चलिए बात करते हैं आंसर की, इनमें से कौन सा आवश्यक कौशल शामिल है। तो आप कहेंगे पहला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति। बस इन तीनों पॉइंट को ध्यान रखिएगा। जब भी मानचित्र के संदर्भ में पूछा जाए तो बस आपको इन्हीं को ही ध्यान रखना है। इसकी स्थिति को समझने की अगर योग्यता है आप में तो आप मानचित्र को आसानी से पढ़ सकते हैं, और यही आपका पहला वाला ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 82 की तरफ। प्रश्न आपका 82 है कि यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, इसका रीजन आपको बताना है। पहला कह रहा है कि आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेज हो जाती है। दूसरा कह रहा है यहां पर कि पाचक रस आमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं जबकि बाहर वे जो है वो क्षारीय होते हैं। तीसरा कह रहा है कि अमाशय के अंदर जो भोजन है उसकी उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज्यादा होता है। और चौथा कह रहा है कि पाचक रस जब अमाशय के बाहर रखते हैं तो निष्क्रिय हो जाते हैं। बताना है आपको इन चारों ऑप्शन में कौन सा जो है वो सही होगा। तो बताना है ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, इसका रीजन क्या होता है। चलिए बात करते हैं आंसर की। तो पहला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा कि जो अमाशय है इसके अंदर भोजन का जो है वो मंथन होता है या होता रहता है आप कहेंगे, जिससे उनकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया जो है वो तेज हो जाती है। थोड़ा सा इसका जो डिस्क्रिप्शन है वो भी हम आपको दिखा देते हैं, अच्छा लिखा हुआ है। वो यहाँ पर लिखा है कि पाचन क्रिया बाहर जो है उसकी अपेक्षा अमाशय के अंदर कशेरुकी, एकाइनोडर्मेटा, वंशीय जंतु, कीट और मोलस्क सहित फैला हुआ भाग है जो पाचन नली का प्रमुख अंग है। अतः अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया भी तेज हो जाती है। तो ये इसका लिखा था इसके बारे में आंसर का जो डिटेल फॉर्म है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका 83 है कि पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना, ये आपका प्रश्न है। पहला कह रहा है कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतः क्रिया करने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास करता है। दूसरा कह रहा है कि बच्चे जो हैं उनकी रेल के किराए के बारे में बताता है, बच्चों को उनके रेल के किराए के बारे में बताता है पाठ्यपुस्तक में अगर रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाया गया है। या फिर टिकट में प्रयुक्त जो विभिन्न प्रकार के संक्षिप्ता अक्षर होते हैं उनका ज्ञान उपलब्ध कराता है। या चौथा कह रहा है निष्कर्ष पर पहुंचने की बच्चों की कुशलता का विकास करता है। तो अब बताइए यदि आप क्या कोई चैप्टर है उसके बगल में या आपका चैप्टर किसी रेलवे से संबंधित है और उसके बगल में डाक टिकट लगा हुआ है तो वो किस लिए लगा है ये आप बताइए।
चलिए बात करते हैं फिर ऑप्शन, इन चारों ऑप्शन में से। तो पहला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंतः क्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का भी विकास करता है। इस टर्म को समझिए कि ऐसा है, अभी तक रेलवे के बारे में आप पढ़ रहे हैं, पर जब उस टिकट को अगर वास्तविक रूप से आपको देखने को मिल जाएगा तो वास्तविक जानकारी से भी आप जुड़ पा रहे हैं और अवलोकन भी उसका कर रहे हैं, तो अवलोकन की कुशलता का भी विकास हो रहा है। अवलोकन मतलब देखने से संबंधित, तो पहला ही आपका ऑप्शन बिल्कुल सही हो जाएगा। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 84 की तरफ। और वीडियो पसंद आ रहा हो तो सभी लोग वीडियो को लाइक भी अवश्य कर दीजिएगा। इतने अच्छे अच्छे प्रश्न आपको प्रैक्टिस कराए जा रहे हैं तो एक लाइक तो आपका बनता ही है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न की तरफ कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। प्रश्न में दो चीजें ध्यान दीजिए, सबसे पहले प्राथमिक स्तर को लेकर कहा जा रहा है और दूसरी चीज कही जा रही है उद्देश्य नहीं पूछा गया है। हाँ नहीं पूछा गया है, नहीं पूछा गया है। पहला ए ऑप्शन कह रहा है कि जीवन और पर्यावरण से सरोकार रखने वाले मूल्यों को आत्मसात करना। बी कह रहा है प्राकृतिक और सामाजिक वातावरण के बारे में उत्सुकता जगाना। सी कह रहा है बच्चे जो हैं उनको खोजने की क्रियाओं में लगाना तथा व्यवहारिक क्रियाएं करवाना जो संज्ञानात्मक और मनश्चालक कौशल के विकास में सहायक होती हैं। और आखिरी ऑप्शन कह रहा है कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा ये आपको बताना है कि इनमें से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है। चलिए बात करते हैं फिर उत्तर की। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल डी वाला आपका ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और जो परिभाषाएं हैं उनका बोझ डालना, ये क्या किसी प्रकार से उद्देश्य हो सकता है। पढ़ने मात्र से ही आपको समझ में आ रहा है कि पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का ये उद्देश्य थोड़ा नहीं होता है कि आप आकलन की जगह जो शब्दावली है परिभाषा है उसका बोझ डाल रहे हैं। जैसे आकलन का मतलब कहने का है जैसे कि आपको किसी बच्चे को चेक करना है कि उसे कितना आता है। अब आपने कह दिया किसी बच्चे से कि भैया तुम ये जितनी डेफिनेशन लिखी हुई है 50 इनको कल याद करके आना और जितनी सुना पाओगे उससे ही हम चेक करेंगे और उसी से हम आकलन भी करेंगे। तब ये जो आप परिभाषाएं याद करने को दे रहे हैं, क्या ये आप उस पर बोझ नहीं डाल रहे हैं एक दिन में 50? तो यही चीज कहने का मतलब है कि ये किसी प्रकार का उद्देश्य नहीं होता है। बढ़ते हैं हमारे अगले प्रश्न 85 की तरफ। अगला प्रश्न आपका 85 है कि भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला जो है वो इग्रेट पक्षी बैठा दिखाई देता है। बगुला को इग्रेट लिखा है तो ध्यान दीजिएगा कि हो सकता है अगली बार बगुला ना देकर डायरेक्ट इग्रेट लिखा हो। तो पक्षी बैठा दिखाई देता है, ऐसा इसलिए होता है क्योंकि बगुला जो है घास में पाए जाने वाले कीट खाता है, या फिर भैंस की पीठ पर बैठकर गाना पसंद करता है, या फिर उड़ने के बाद थोड़ा आराम करता है, या फिर भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। मतलब गाना गाने के लिए उसे और कोई जगह ही नहीं मिली, भैंस की पीठ पर गाना गाएगा। तो बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा जो है वो सही होगा। ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बात कर लेते हैं फिर आंसर की ऑप्शन एबीसीडी में से। तो आप क्या कहेंगे कि ऑप्शन एबीसीडी में पहला वाला आपका बिल्कुल सही होगा। मैंने हाल ही में 50 प्रश्न कराए थे अभी कुछ दिन पहले ही, जिसमें मैंने ये चीज बताई भी थी क्लियर कि सहजीविता का संबंध होता है जिसमें एक दूसरे को लाभ पहुंचता है। जो बगुला होता है वो भैंस पर की जो किलनी होती कीट है वो खाता है, और जबकि जो भैंस है उसको फायदा मिल रहा है कि उसके शरीर से किलनी और कीट जो है वो अलग हो रहे हैं और हटे जा रहे हैं, और बगुला जो है उसको भोजन मिल जाता है, तो दोनों को लाभ हो रहा है। तो ए वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। वो 50 प्रश्न वाला वीडियो नहीं देखा हो तो जाकर जरूर देख लीजिएगा, उसमें 50 प्रश्न जरूर कराए गए हैं पर इंफॉर्मेशन 200 प्रश्न से ज्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं 86। अगला प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन जो है पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है, आपको बताना है। पहला कह रहा है कि विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। दूसरा कह रहा है कि बच्चों को तकनीकी शब्दावली और परिभाषाओं से परिचित कराना। तीसरा कह रहा है पर्यावरण अध्ययन से संबंधित तकनीकी शब्दों का आकलन। और चौथा कह रहा है कि अपने ज्ञान का विस्तार करने के लिए बच्चों को सूचना देना कि उन्हें कौन सी पुस्तकें पढ़नी चाहिए। बताइए आपकी प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य इनमें से कौन सा होगा। तो ऑप्शन एबीसीडी में से तक आपने सोच अवश्य लिया होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। तो आप क्या कहेंगे, आपका ऑप्शन पहला वाला विद्यालय में बच्चों के अनुभव जो है उनको बाहरी दुनिया से जोड़ना, यही सबसे उपयुक्त जो है वो होगा।
और एनसीएफ में भी इसी के बारे में बताया गया है कि प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ा रहे हो, चाहे कोई भी सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, यदि आप उसे बाहरी दुनिया से जोड़ रहे हैं तो बच्चा डायरेक्ट उस चीज से कनेक्ट करता है, तो पहला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न आपका है कि क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में क्या अंतर होता है। पहला ऑप्शन कह रहा है कि क्वथन में द्रव से वाष्प में परिवर्तन देखा जा सकता है, जबकि वाष्पीकरण देखा नहीं जा सकता। दूसरा है कि क्वथन जो है उससे जल की अवस्था बदल जाती है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं बदलती है। तीसरा कह रहा है वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं हो सकता। और डी कह रहा है कि क्वथन से द्रव का आयतन कम हो जाता है, जबकि वाष्पीकरण में नहीं होता। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा सही होगा बताना है आपको, ऑप्शन ए, बी, सी या फिर डी। तो चलिए बात कर लेते हैं उत्तर की। इन चारों ऑप्शन में तो आपका ऑप्शन सी वाला बिल्कुल सही होगा। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि जो क्वथन है वो नहीं हो सकता। तो यही आपका सी वाला ऑप्शन सही होगा, क्योंकि क्वथन जो होता है वो केवल आप क्या कहेंगे 100 डिग्री सेल्सियस पर ही हो सकता है। तो यही आपका होगा। अगला देखते हैं, जो कि मैंने पिछले वाले वीडियो में पूछा था प्रश्न और कहा था इसका आंसर हम नेक्स्ट वाले वीडियो में देंगे। प्रश्न था कि एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त वाली समूह वाली स्त्री से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने को की जो संभावना है वो कितनी होगी, परसेंटेज में पूछा गया था। 75, 50, 100 या 25। इन चारों ऑप्शन में बताना था आपको कौन सा सही होगा। बात करते हैं चलिए आंसर की। और वीडियो लाइव टाइमिंग है सीटेट की जो इस समय चल रही है वो दोपहर के 3 बजे की जो है वो चल रही है, तो लाइव आकर भी आप देख सकते हैं वीडियो। आंसर की बात करते हैं तो बी वाला ऑप्शन 50% सही होगा कि ओ और ए समूह के शादी के बाद जो पहला बच्चा है उसमें दोनों में से किसी एक का भी रक्त समूह 50-50% होने की आशंका रहती है, तो 50% आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। अगला देखते हैं कि टूटता तारा उल्का है। एक समान गति से चलने वाला तारा, एक चमकता पिंड जो कि वायुमंडल में एक समान गति से चलता है, या एक तारा जिसके एक सिरे पर पुच्छ होती है, या फिर उल्काब जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है। तो इन चारों ऑप्शन में से टूटता तारा उल्का क्या होगा ये आपको बताना है। चलिए बात करते हैं आंसर की। ऑप्शन एबीसीडी में से कौन सा सही होगा, तो बिल्कुल डी वाला ऑप्शन बिल्कुल सही होगा कि उल्काब जो कि पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेते हैं, इन्हीं को हम जानते हैं टूटता तारा या उल्का के नाम से। तो बिल्कुल डी वाला ही ऑप्शन आपका बिल्कुल सही होगा। देखते हैं हमारा अगला और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न, और इसके बाद एक प्रश्न हम पूछेंगे आपसे भी। जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। प्रश्न आपका 90 नंबर है कि प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनको उत्तीर्ण अथवा अनुत्तीर्ण की श्रेणी के अंतर्गत आकलन या आंकने के लिए प्रत्येक सप्ताह गृह कार्य और कक्षा कार्य दें। तो ये तो आप उन पर बोझ डाल रहे हैं, तो पहला ऑप्शन तो नहीं होगा कि गृह कार्य और कक्षा कार्य देकर आप बार बार दे रहे हैं, तो आकलन में ये शामिल प्राथमिक स्तर पर नहीं होगा। दूसरा कह रहा है कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावक जो है उनके साथ बांटना, तो बिल्कुल अच्छा तरीका है। सी कह रहा है कि प्रत्येक सप्ताह औपचारिक परीक्षाएं और खेल और उन्हें प्रगति पत्र में दर्ज करना। तो परीक्षाएं कभी भी आकलन का सही तरीका प्राथमिक स्तर पर नहीं होती हैं, क्योंकि वो एक कहीं ना कहीं रटने वाली प्रणाली पर ही बेस्ड आ जाती हैं। डी कह रहा है अर्धवार्षिक और वर्ष के अंत में वार्षिक परीक्षाएं, तो ये भी आपका कट ही जाएगा, अभी मैंने ऊपर वाले पॉइंट में बता दिया। तो दूसरा ऑप्शन बी वाला बिल्कुल सही होगा कि शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावक जो है उनके साथ बांटना। तो सभी प्रश्न हमारे समाप्त हुए। अब देखते हैं वो प्रश्न, जैसा कि सभी वीडियो में हम आपसे एक ना एक प्रश्न पूछते हैं। तो 92 नंबर वाला प्रश्न हम आपसे पूछ रहे हैं कि भाषा शिक्षण में जो पाठ्य पुस्तकें होती हैं वो एकमात्र संसाधन होती हैं, साध्य होती हैं, साधन होती हैं, या फिर अनावश्यक होती हैं। इस प्रकार के चार ऑप्शन है, बताना है आपको वीडियो के मेन कमेंट में टाइप करके ऑप्शन ए, बी, सी या डी में से कौन सा जो है वो सही होगा। 92 नंबर वाला प्रश्न है। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम देख लेंगे इसका सॉल्यूशन, यानी इसका जो आंसर होगा। इसी के साथ हमारे आज के सभी प्रश्न समाप्त होते हैं। आज वीडियो में इतना ही। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक अवश्य कीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू फॉर वॉचिंग।